आज हम पढ़ेंगे शिक्षण विधियों की एक पूरी यूनिट करने की कोशिश करेंगे। यूनिट कौन सी है? पाठ्यचर्या निर्माण की संकल्पना व सिद्धांत। और एनसीईआरटी के संदर्भ में जो भी होगा, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ये यूनिट है 6, पाठ्यचर्या निर्माण की संकल्पना व सिद्धांत। एनसीईआरटी 2005 के संदर्भ में पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न 100% आता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जहाँ प्रश्न नहीं आता। फिर हम पढ़ेंगे 3 जुलाई 2019 को सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, वहाँ से शिक्षण विधियों के जितने भी प्रश्न आए थे ना, ये एनसीईआरटी से भी आया हुआ है। एनसीईआरटी तो हर एक एग्ज़ाम एनसीईआरटी से प्रश्न आता है, तो वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए उसको पढ़ना आज बहुत ज़रूरी है। एक प्रश्न आपका पक्का हो जाएगा आज। और यहाँ से 102 नंबर से शिक्षण विधियों के एमसीक्यू स्टार्ट हो रहे हैं। तो 102 से 103, 4 जितना मुझे टाइम 10 तक या 102 से 10 तक हो या 102 से 8 तक हो, 5 तक हो, जितने भी एमसीक्यू होंगे ना वो करवाऊंगी, जो पूर्व एग्जाम के प्रश्न उत्तर हैं। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ ना, तब उस गाय को बोलना याद आता है। मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तब कह तो अभी सूरज था, अभी मैंने वीडियो स्टार्ट किया सूरज चला गया। पता है बादल बहुत है ना, बरसात का मौसम है, तो वो चले गए। पता नहीं, जब मैं वीडियो स्टार्ट करती हूँ तो सबको बोलना याद आ जाता है, बादलों को भी आना याद आ जाता है। पता नहीं कब तक रुकावटें आती रहेगी, लेकिन रुकना नहीं है ना, रुकना नहीं है। ये पाठ्यचर्या संकल्पना व सिद्धांत है। इसके अंदर पहले परिभाषा, ये जो 2022 में प्रश्न आया था, ये पाठ्यचर्या के जो सुझाव दिए थे ना वो थे। और यहाँ से प्रश्न देखो, पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत रट लेना, हमेशा प्रश्न आता है। 2018 में आया, 2023 में आया, अभी दिसंबर 2024 में प्रश्न एग्जाम हुआ ना, वहाँ भी आया। और ये 2022 में भी शायद आके गया हुआ प्रश्न। जहाँ तक भी देखो तो प्रश्न आते ही हैं यहाँ से। किससे? पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांतों से। फिर पाठ्यचर्या निर्माण की जो विधियाँ हैं 2 वो पढ़ेंगे। फिर पाठ्यचर्या के प्रकार पढ़ेंगे, जो 8 प्रकार है, आराम से पढ़ेंगे। ये पाठ्यचर्या का विकास किस तरह से हुआ वो देखेंगे हम। ये 21 दिसंबर में जो पेपर आउट हुआ था, आपको पता हो, बस वाला साचोर वाली, वहाँ से ये प्रश्न, यहाँ से प्रश्न आया था 21 दिसंबर के पेपर में, यानी कि 2022 में 21 दिसंबर में जो पेपर हुआ था ना। ये एनसीईआरटी के अध्याय, कुल 5 अध्याय है ना। ये एनसीईआरटी के जो सिद्धांत, मार्गदर्शक सिद्धांत है ना, 2022 में प्रश्न आया था यहाँ से। और यहाँ से एक और भी आया था प्रश्न, ये भी 2022 में। 22 में 2 पेपर हुए थे, संस्कृत विभाग का भी होता, इनका भी हुआ था। तो ये यहाँ से प्रश्न आया था 2022 में। मैं 3 दिनों में 3 यूनिट कराने की पूरी कोशिश करूँगी। एक तो सामाजिक विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान है ना, शिक्षक के गुण और विशेषताएं, एक अभी ये हो रही है। दूसरी एक और होगी मूल्यांकन, और एक होगी शिक्षण योजना, जिसके अंदर कई योजना, दैनिक योजना यानी कि पाठ योजना, क्योंकि वार्षिक योजना इसको हटा दिया गया है। एक है ना भूमिका निर्वाह, उस टॉपिक को भी हटा दिया गया है। तो इसको और इसको 2 दिनों में, एक तो ये शिक्षक वाली और ये शिक्षण योजना और ये मूल्यांकन, 3-4 दिनों में अंदर के अंदर इनकी, हमारी राजस्थानी भाषा है तो वो भाषा तो आएगी ही आएगी आपके सामने, क्योंकि जहाँ के हम हैं वो तो हमारी भाषा में आएगी। तो इन तीनों को यूनिटों को जल्दी करवाऊंगी। बाकी मैंने शिक्षण, देखो ये अभिव्यक्ति जो है ना, सामाजिक अभिव्यक्ति शिक्षण विधि करवा ली, परियोजना करवा ली, क्षेत्र भ्रमण करवा ली, मस्तिष्क उद्वेलन, ये सारी विधियां मैंने करवा ली। और 4 विधियों के नाम दिए हुए थे, चारों की करवा ली। और ब्लूम का टैक्सोनॉमी है ना, ब्लूम टैक्सोनॉमी, वो भी शायद करवा ली मैंने। और सहसंबंध वाला ये शायद नहीं करवाई। ब्लूम टैक्सोनॉमी तो विशिष्ट उद्देश्य वाली मैंने करवाई हुई है। तो ये शायद कितना क्रम का होगा, इसकी प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है, मैं देखूंगी। और फिर हम पढ़ेंगे। आज की यूनिट पूरी करने की कोशिश करते हैं। ये नोट्स मैंने भी बनाए, लेकिन मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, रात में बनाए हैं, लाइट भी थी नहीं तो अच्छा नहीं हो, इसलिए सेम D2 नोट्स यही है और ये कलाम की है, मैंने आपको बता दिए। अब दिखेगा स्पष्ट। और पाठ्यचर्या अंग्रेजी भाषा का कौन सा है? कैरिकुलम शब्द का अभिप्राय है। ये अंग्रेजी भाषा का तो कैरिकुलम है, लेकिन लेटिन भाषा कौन सा है? क्यूरेरे शब्द से हुई है। लेटिन भाषा के क्यूरे शब्द से उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ है दौड़ का मैदान। पाठ्यचर्या वह दौड़ का मैदान है जिस पर छात्र अपने लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु दौड़ लगाता है। अगर आपको मिलान करना हो तो देख लो, ये नोट्स यही है। मैंने देखा, फिर देखा कि ये तो कलाम की नोट्स मेरे पास है, तो मैं क्यों बना रही हूँ। देखो शाब्दिक अर्थ ये बता दिया, अंग्रेजी कैरिकुलम, लेटिन भाषा, और रेस क्यूरे दौड़ का मैदान। पाठ्यचर्या दौड़ का वह पंथ है जिस पर बालक अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए दौड़ता है ना। संकुचित अर्थ और व्यापक अर्थ में थोड़ा सा देख लेते हैं हम। संकुचित अर्थ में क्या है? पाठ्यक्रम, विषय वस्तु और सिलेबस आता है, यानी कि इनका 3 चरण है। किसके चरण है? पाठ्यचर्या के 3 चरण है। एक तो संकुचित चरण है, और एक शाब्दिक अर्थ, तो ये भी मैंने बता दिया शाब्दिक अर्थ। दूसरा संकुचित चरण में पाठ्यक्रम आएगा, जिसे कहते हैं हम, क्या कहते हैं? सिलेबस, विषय वस्तु। ये सिलेबस आ गया ना, विषय वस्तु। पढ़ने योग्य पाठों का क्रम को रखना, अर्थात पाठ्य पुस्तक को कैरिकुलम पुस्तक है, यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण ज्ञानात्मक उद्देश्य प्राप्ति के लिए किया जाता है।
ज्ञानात्मक यानी कि पाठ्यक्रम सिलेबस क्या होता है, हम नौकरी जॉब के लिए तो तैयार करते हैं। व्यापक अर्थ में हम देखेंगे इसका तो शिक्षा क्रम, पाठ्यचर्या और कैरिकुलम शब्द के लिए यानी कि शिक्षा को तीनों उद्देश्यों को क्रम में रखना। ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्ष को प्राप्ति के लिए व्यापक अर्थ है, जबकि ज्ञानात्मक उद्देश्य को पूरा करना है क्या है, संकुचित अर्थ में इसका अर्थ है। तो कनिगम महोदय ने जो 2022 में परिभाषा आई थी, पाठ्यचर्या एक कलाकार जो शिक्षक का यंत्र यानी कलाकार है, जिसके माध्यम से वह सामग्री यानी विद्यार्थी को अपने आदर्श यानी कि उद्देश्यों के अनुरूप अपने कलागृह विद्यालय में डालता है, यानी कि बच्चों को पढ़ाता है, उनका यंत्र है, शिक्षक का यंत्र है पाठ्यचर्या, जिसके माध्यम से क्या बच्चों को क्या वो अपने आदर्शों और उद्देश्यों के अनुरूप ही विद्यालय में डालता है। ये परिभाषा है किलपैट्रिक। पाठ्यक्रम शैक्षिक जीवन में वास्तविकता का संचार करता है। मुनरो, पाठ्यचर्या के सभी अनुभव हैं जिसके द्वारा शिक्षण उद्देश्य विद्यालय में प्राप्त करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। मुनरो ने कहा। हैरप ने क्या कहा, हैरप ने कहा पाठ्यक्रम मात्र मुद्रित संदर्शिका है जो ये बताती है कि छात्र को क्या सीखना चाहिए। हैरप ने कहा हैरत नहीं करनी चाहिए, क्या क्या सीखो, है ना। मुद्रित संदर्शिकाएं, संदर्शिकाएं पाठ्यक्रम, विषय का सैद्धांतिक ज्ञान पाठ्यक्रम द्वारा निर्धारित होता है। पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम प्लस कक्षा कक्ष के बाहर की समस्त शैक्षणिक जो गतिविधियों व क्रियाकलाप है, यानी कि पाठ्यचर्या क्या होती है जिसके अंदर पाठ्यक्रम शामिल होता है, और कक्षा कक्ष के बाहर भी जो शैक्षणिक गतिविधियां होती है ना, जो भी क्रियाकलाप, प्रयोगशाला में जाओ, खेल के मैदान में जाओ, सबको मिला के पाठ्यचर्या कहा जाता है। जबकि पाठ्यक्रम अलग है, जिस तरह से हमारा सेकंड ग्रेड का सिलेबस एसएसटी का अलग है, तो साइंस का अलग है, मैथ्स का अलग है, इस तरह से पाठ्यक्रम अलग है, जबकि है इसी में शामिल में फिर पाठ्यचर्या में शामिल है। और पाठ्य पुस्तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रयुक्त विषय वस्तु सामग्री है ना, कौन सी है, विषय वस्तु जो भी होगी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, पाठ्यक्रम की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। पाठ्यक्रम जो तैयार किया उसके लिए क्या लेने जाएंगे हम जो भी बुक लेने जाते हैं, सेकंड ग्रेड की अगर हम बुक लेने जाते हैं तो पहले हम सिलेबस देखते हैं। सिलेबस को क्या कहा जाता है हिंदी में, पाठ्यक्रम। उसको देखने के बाद ही तो बुक की मान्यता बढ़ती है, वो ही लेते हैं हम। पाठ्यचर्या के मानदंड क्या क्या, एक तो विषय वस्तु देखेंगे, फिर हमारा अनुभव होगा, फिर कौशल, फिर अभिवृत्तियाँ होंगी। सब्जेक्ट, एक्सपीरियंस नहीं होता, किसको एक्सपीरियंस है, और स्किल यानी कौशल, एटीट्यूड यानी अभिवृत्तियाँ या अभिप्रेरणा वगैरह। पाठ्यचर्या निर्माण के समय ध्यान रखने योग्य सुझाव क्या है, पाठ्यचर्या बालक के मानसिक स्तर, विकास स्तर व रुचि के अनुरूप होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट है। पाठ्यचर्या इस प्रकार निर्मित हो कि बालक के सर्वांगीण विकास में योगदान दे। पाठ्यचर्या आवश्यकता अनुसार क्रियाकलापों, गतिविधियों, विषय वस्तु को सीखने के लिए प्रयोग में ले सके, इस प्रकार की लचीली होनी चाहिए। पाठ्यचर्या बालक की आवश्यकता पूर्ति तथा शिक्षक के लिए उद्देश्य पूर्ति में सहायक हो। बालक की भी आवश्यकता पूर्ति करो और शिक्षक का जो उद्देश्य होता है, यूनिट वगैरह, इकाई वगैरह, उसको पूर्ण करने में सहायक हो, वही पाठ्यचर्या होनी चाहिए। यह आया था 2018 में। पाठ्यचर्या छात्र को रटन प्रणाली से मुक्त करके ज्ञान निर्माण में रचनात्मक तरीकों पर बल देने वाली हो। ये तो यहाँ से आया था 2018 में। जबकि ये जब प्रश्न आता है ना इसकी, तो ये सभी ऑप्शन आते हैं, इनमें से एक नेगेटिव ऑप्शन होता है, वो हमें उसको चूज करना पड़ता है। इनको याद रहेगा तो वो ये अपने आप ही अलग हो जाएगा। पाठ्यचर्या निर्माण के सिद्धांत कौन कौन से हैं, तो लचीलेपन का सिद्धांत, बाल केंद्रितता का सिद्धांत, मनोवैज्ञानिकता का सिद्धांत, आवश्यकता पूर्ति भी होनी चाहिए, उद्देश्यों का जो शिक्षक के उद्देश्य है वो पूर्ति होनी चाहिए, रचनात्मकता का सिद्धांत, सामाजिकता का सिद्धांत, वास्तविकता का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, अभिप्रेरणा का सिद्धांत, सामुदायिक जीवन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, तत्परता का सिद्धांत, समय का सिद्धांत, है ना, क्रियाशीलता का सिद्धांत। जो जो पॉजिटिव दिखेगा आपको वो सभी सिद्धांत इसके अंदर शामिल है। और यहाँ से प्रश्न कई हमेशा आता है और 100% अब की बार भी आएगा, तो आपको आराम से पढ़ना है। अब पाठ्यक्रम के जो अंतर है ना, वह पाठ्यक्रम निर्माण में के सोपान क्या है, पाठ्यक्रम के अंत और वह पाठ्यक्रम निर्माण के सोपान कौन कौन से हैं। तो पाठ्यक्रम के और पाठ्यक्रम निर्माण के क्या सोपान है, तो पाठ्यक्रम के उद्देश्य, विषय वस्तु, सीखने के अनुभव और मूल्यांकन, ये सभी 4 है इसके। पाठ्यक्रम निर्माण की विधियाँ 2 है, कौन कौन सी हैं, इसके देखेंगे। प्रकरण विधि, इस विधि में कोई प्रकरण जिस पाठ्यक्रम से शुरू किया जाता है उसी में उसे पूर्ण कर दिया जाता है। जैसे वर्षा व प्रकार, वर्षा का प्रकार अगर हमने देखा है, अगर वर्षा पढ़ाएंगे तो उसके प्रकार पढ़ाएंगे तभी पूरा टॉपिक समझ में आएगा, इस तरह से प्रकरण विधि कहते हैं। चक्रीय विधि, इस विधि के प्रकरण पाठ्यक्रम को अंशों के रूप में प्रस्तुत करते हैं, जैसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके पढ़ाना, कक्षा,
फिर वर्षा, फिर कक्षा 2 में वर्षा के प्रकार एक एक टुकड़ों में पढ़ाएंगे, उसे कहते हैं चक्रीय विधि। एक साथ पढ़ाना उसे कहते हैं प्रकरण विधि। तो ये 2 विधियां हैं पाठ्यक्रम की, ये भी याद रखना, ये पाठ्यक्रम की है न कि पाठ्यचर्या की है। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम के जो प्रकार हैं। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम के नहीं, पाठ्यचर्या के प्रकार। बाल केंद्रित यह पाठ्यचर्या बालकों की आवश्यकता, मानसिक स्तर, रुचि के आधार मानकर निर्मित किया जाता है। तो बालकों की आवश्यकता के अनुसार ही होगा, जो उसके जीवन में काम आए। मानसिक स्तर, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, IQ लेवल क्या है, उसके स्थान पर, उसकी रुचि किस में, उस रुचि के स्थान पर कितने सब्जेक्ट है आपके 12वीं के बाद। आजकल 12वीं से स्टार्ट हो जाते हैं, 10वीं के बाद ही। साइंस अलग है, मैथ्स अलग है, हिस्ट्री अलग है, लोक प्रशासन, पब्लिक, ज्योग्राफी। आपकी जिसमें रुचि होगी वही आपको करना है, उस तरह से रुचि के अकॉर्डिंग होता है। इसका जो है ना आधार मानकर निर्मित किया जाता है। इसका प्रारंभ जॉन डीवीडी ने विचारधारा से हुआ था। किसका? बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का। करके सीखना, बच्चों की कौन सी रुचि है, किसके अंदर है, तो जॉन डीवीडी। और विषय वस्तु केंद्रित क्या है पाठ्यक्रम? यह पाठ्यक्रम किसी विषय को संवैधानिक ज्ञान आधार मानकर निर्मित किया जाता है। इसका निर्माण यूनान व रोम में किया गया था। विषय वस्तु केंद्रित जो पाठ्यक्रम है ना उसका। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, यह पाठ्यक्रम सीखने सिखाने की प्रक्रिया में अनुभवों को महत्व देता है। यह सर्वाधिक मनोवैज्ञानिक पाठ्यक्रम है। TN नन ने इसको महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम मानते हैं। किसको? अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण मानते हैं, TN नन मानते हैं। शिक्षण शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम क्या होता है? शिल्प यानी कर जो जैसे रचनात्मक, सृजनात्मक, जो कैसे कहते हैं हम जो हाथों से चीज़ें वगैरह बनाते हैं, शिल्प करना यानी कि बनाना कुछ, उस तरह से। यह दस्तकारी यानी हस्तकला, ये देखो हस्तकला आधारित पाठ्यक्रम है। गांधी जी को बुनियादी शिक्षा का आधार शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम ही है। किसका है? गांधी जी का है, ये भी याद रखना। और TN नन ने किसको माना? अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम को महत्वपूर्ण माना। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम, यह पाठ्यक्रम करके सीखने पर बल देता है। जिस तरह परियोजना विधि, इसका प्रारंभ जॉन डीवीडी की परियोजना विधि विचारधारा से है। फिर है कोर पाठ्यक्रम, मुख्य पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अनिवार्य विषयों को शामिल किया जाता है, जैसे हिंदी, गणित, अंग्रेजी, जो भी भाषाएं रीट में हम देते हैं ना, तो हिंदी और इंग्लिश 2 भाषाएं चुनना अनिवार्य होता है। तो वो होता है कोर पाठ्यक्रम। क्या होता है? मुख्य पाठ्यक्रम। उसको तो करना ही करना है। अगर आप कुछ भी दे रहे हो, जैसे कि सेकंड ग्रेड दे रहे हो, तो क्या आप सब्जेक्ट दोगे? राज्य जो GK का पेपर है उसको तो सबके लिए अनिवार्य है। बाकी अपने अपने सब्जेक्ट के अनुसार एक पेपर दे सकते हो। और GK पेपर में सबको 40% लाना अनिवार्य है, तो अनिवार्य है। फिर है समन्वित पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में अलग अलग विषयों को एक साथ जोड़कर पढ़ाया जाता है। एकीकृत पाठ्यक्रम, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत ज्ञान को एक इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जो अविभाजित है ना। यह पाठ्यक्रम गेस्टॉल्टवादी विचारधारा पर आधारित है। गेस्टॉल्टवादी जो सूझ का सिद्धांत लेव गायगोत्स्की ने दिया था, और सामाजिकरण सांस्कृतिकरण के अनुसार उन्होंने कहा बच्चे शिक्षा यानी कि किसी सहयोग से सीखते हैं, एक दूसरे का सहयोग लेके एक दूसरे को दे के सीखते हैं ना, वो कहते हैं गेस्टाल्टवादी। बादल अभी तक नहीं आए, अंधेरा अभी भी बना हुआ है। जब वीडियो पूरा हो जाएगा ना, अपने आप से अंधेरा बादल चले जाएंगे, कि मैं वीडियो बना रही हूँ ना, मुझे आगे बढ़ने थोड़ी ना दिया जाएगा। पाठ्यचर्या का विकास किस तरह से हुआ? पाठ्यचर्या का सर्वप्रथम पुस्तक फ्रैंकलिन लॉविट है ना, फ्रैंकलिन बॉविट है, लॉविट मुझे कोई स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा। मैंने लाइट थोड़ी सी 2-3 और जाली वगैरह खोली है, लेकिन अभी भी अंधेरा ही है। तो पाठ्यचर्या सर्वप्रथम पुस्तक, इसको नाम याद नहीं रहे, फ्रैंकलिन तो रह जाएगा ना। फ्रैंकलिन के द्वारा द करिकुलम 1918 नाम से प्रकाशित की गई कौन सी थी? सर्वप्रथम पुस्तक थी पाठ्यचर्या पर। पाठ्यक्रम निर्माण के संबंध में भारत में सर्वप्रथम कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसा की गई। किसके द्वारा? कोठारी आयोग द्वारा। वैसे कोठारी आयोग ने की थी, लेकिन इससे पहले अंग्रेजों ने भी किया था। मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है कहीं। ये तो मूल कोर तो मैंने बता दिया, अनिवार्य ऐच्छिक रूप में 8 प्रकार के बताए अभी। भारत में 1890 दशक में पहली बार पाठ्यचर्या बनाई, अंग्रेजों द्वारा बनाई गई थी। उसके बाद कोठारी आयोग ने 1964 शासन में संपूर्ण शिक्षा की पाठ्यचर्या बनाई। NCERT द्वारा भारत में पाठ्यचर्या बनाई गई थी, और ये जो कोठारी आयोग में थी। प्रथम दस्तावेज 1975 में 10 वर्षीय स्कूल शिक्षा, आपको दिख रहा है? हाँ, अब दिख रहा होगा 10 वर्षीय। ये पेपर पता नहीं कहाँ फट चुका है। और प्रथम दस्तावेज था 1975 में 10 वर्षीय स्कूल शिक्षा पाठ्यक्रम एक पाठ्यचर्या एक रूपरेखा 1975 में, और इसे सलाहकार दस्तावेज भी कहा जाता है। ये मैंने रफ में उतारा है अभी तक। तो मैंने अभी क्या करें, हम गांव में रहते हैं ना, बुक नहीं है मेरे पास, इसलिए मैं नोट से भी पढ़ा रही हूँ। बेस्ट मैं बुक लाऊंगी वाइट पेज की, उसके बाद सारे नोट्स मैं वहाँ बनाऊंगी, फिर आपको एक साथ शेयर करूंगी। अभी तक तो ये तो शायद मैं अभी जो 3-4 यूनिट मैंने बताई ना, वो मैं इस नोट से ही आपको बताऊंगी।
क्योंकि अभी एग्जाम नज़दीक है। 12 जुलाई वाले एग्जाम में मैं शिक्षण वीडियो को बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताऊंगी, आपको नोट्स दूंगी। तो ये बताया 1975 में 10 वर्षीय पाठ्य चर्चा के लिए ये जो था 10 ईयर स्कूल। एनसीपी 1988 में नेशनल कैरिकुलर जोड़ा गया था। द्वितीय जो दस्तावेज 1988 में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा, 1988 में एनई लिखा मैंने, लेकिन एनसीपी है, ये एनसीपी है। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए, किसके लिए? प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जो बनाई अर्थशास्त्र विषय को सामाजिक विषय के साथ जोड़ा गया। ये किसके लिए? प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए द्वितीय दस्तावेज था, और अर्थशास्त्र विषय को सामाजिक विषय के साथ जोड़ा गया था 1988 में। तृतीय दस्तावेज 2000 में। ये बताया प्रथम बार में मैंने कहा, ये जो थी सेकंड में प्रथम बार, तृतीय में था 2000 में। क्या हुआ? यहाँ अर्थशास्त्र को सामाजिक विज्ञान के साथ जोड़ा गया, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी यानी कि प्रारंभिक और माध्यमिक स्तर की शिक्षा के साथ। ये था 1988 में। उसके बाद था 2000 में प्रथम बार समाजशास्त्र को जोड़ा गया। इस जो था ना, क्या कहते हैं, विकास के चरण में या पाठ्यचर्या के जो चरण था उसके अंदर। तीसरा जो चौथा चरण, ये बता दिया मैंने तीसरा, और ये चौथा चरण है, ये एनईपी 2000, और ये चौथा चरण है जिसके अंदर क्या है, एनसीपी 2005, एनसीपी 2005 है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क है ना, क्या है, नेशनल कैरिकुलम या कैरिकुलम ही है ना, कुरिकुलम, नेशनल कुरिकुलम फ्रेमवर्क इसे कहते हैं। पाठ्यचर्या का आधार ये था पगरा मेयर ऑफ एक्शन यानी कि प्रोग्राम, सॉरी मैं पढ़ी कन्फ्यूजन हो रही हूँ। इस फ़ोन को मैंने 3 बार बंद किया है, इतना गर्म हो रहा है। वापस से ठंडा करो, वापस स्टार्ट करो, वापस से ठंडा करो, वापस से स्टार्ट करो, इस तरह से मैं कन्फ्यूजन हो जाती हूँ। प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 है ना, उसके अंदर लिखा था तथा प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति द्वारा सुधार हेतु दी गई अनुशंसा थी। प्रोफेसर यशपाल शर्मा समिति द्वारा बिना बोझ की शिक्षा, लर्निंग विदाउट बर्डन का जो संप्रत्यय दिया गया जो शिक्षा यानी कि जो चीज़ें ना, क्या है, शिक्षा बिना बोझ की शिक्षा या बिना बोझ की शिक्षा, ये जो टॉम सभ्यता और प्रगति इसका था। लेकिन यहाँ पर ये इनका मतलब है कि शिक्षा पर आपको बर्डन नहीं लगना चाहिए। आप स्कूल में जा रहे हो, आपके ऊपर बर्डन नहीं होना चाहिए, फ्री माइंड हो के आप पढ़ो, उस तरह से होता है। स्टार्ट किया था उन्होंने। जो बच्चे होते हैं ना, ये 5वीं तक कक्षा के, 8वीं तक कक्षा के, एनसीपी 2005 है ना, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क 2005, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा क्या है वो देखेंगे अभी। एनसीएफ से 2000 की समीक्षा कब हुई थी? 14 से 19 जुलाई 2000 को एनसीईआरटी कार्यालय, कहाँ एनसीईआरटी कार्यालय? नई दिल्ली में आयोजित की गई थी। कहाँ? नई दिल्ली में। समीक्षा बैठक में संचालन समिति का गठन किया गया। संचालन समिति के सदस्य कौन थे? ये 2022 में आया, 21 दिसंबर वाला पेपर था, वहाँ आया था कि इसके अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रोफेसर यशपाल थे। इनके सचिव थे M.A. खादर थे, और राजस्थान के सदस्य जो थे रोहित धनखड़ थे। कौन थे? राजस्थान से जो सदस्य थे ना इस समिति के मेंबर थे रोहित धनखड़। एक जगदीप धनखड़ है जो वर्तमान में उपराष्ट्रपति थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। झुंझुनू के निवासी थे, अभी इस्तीफा दे दिया। अभी कांग्रेस और बीजेपी ने अलग अलग अपना उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार भेजा है। कांग्रेस ने रेड्डी को भेजा है और बीजेपी का शायद कृष्णकांत कोई ऐसा नाम है, मुझे याद नहीं आ रहा। तो अभी इनका चुनाव होगा, अभी देखेंगे कौन नए हमारे उपराष्ट्रपति आते हैं भारत देश के। जगदीप धनखड़ जी ने इस्तीफा दे दिया है। तो राजस्थान के सदस्य थे रोहित धनखड़। एक मेरा जुकाम सही होता ही नहीं जा रहा, पता नहीं, दवाइयाँ ले लेके थक चुकी हूँ मैं। संचालन समिति के कुल 38 सदस्य थे, जिनमें से 3 सदस्य एनसीईआरटी से थे। पाठ्यचर्या की समीक्षा एवं सुझाव हेतु 21 फोकस समूहों का गठन किया गया, और 21 फोकस समूह थे ना, उसके अंदर जो सचिव थी वो सविता सिन्हा थी। कौन थी? सविता सिन्हा थी। एनसीएफ 2005 में विद्यालय विषयों में निम्न प्रकार के और पाठ्यक्रम का सुझाव दिया था। किस प्रकार के दिया था? इसके अंदर 4 विषय थे, जैसे भाषा, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान था। सहशैक्षिक विषय जो इसके साथ ये अनिवार्य विषय थे, और ये थे सहशैक्षिक, स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, काम एवं शिक्षा, शांति के लिए शिक्षा। ये सभी ये जो स्वास्थ्य पढ़ते हैं ना, हम 6, 7 पढ़ते थे पहले भी बचपन में, जब क्लास में 6 में थे, 8 तक पढ़ते थे, 9 तक भी पढ़ा है। महत्वपूर्ण तथ्य मनोवैज्ञानिक आधार एनसीएफ 2005-2023 में इसका भी प्रश्न आ चुका है कि रचनावाद और संज्ञानवाद
पर आधारित है, जिससे अंतर्गत शिक्षक को सुविधा प्रदाता की भूमिका या सुगमकर्ता कहा गया। यहाँ से प्रश्न आया था कि इसका जो आधार है वो किस तरह से है और शिक्षक की भूमिका क्या है, तो सुविधादाता या सुगमकर्ता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में प्रश्न आ चुका है। आज जो पॉइंट है ना, टॉपिक पढ़ा रही हूँ ना, यहाँ से प्रश्न आपको 100% मिलेगा। मैंने अटकते टूटते फूटते जिस तरह से पढ़ाया है आप उसको पढ़ लेना। अगर आपके पास कोई सोर्स हो तो फिर भी वहाँ से भी पढ़ लेना, लेकिन पढ़ना जरूर, 1% पक्का हो जाएगा आपका। और बड़े मुश्किल से मिलते हैं परीक्षा हॉल में प्रश्न। NCF 2005 का प्रारंभ रविंद्रनाथ टैगोर का निबंध था, सभ्यता व प्रगति से स्टार्ट होता है। किसका था? रविंद्रनाथ का। उदाहरण, सृजनात्मकता एवं उदार आनंद बचपन की कुंजी है, परंतु ना समझ व संसार के बाहरी विकृति को खतरा है। यानी कि जो बचपन है ना, उनको बाहरी जीवन या बाहरी लोगों से खतरा है। क्यों? क्या पता है आज के बच्चे हैं ना, आजकल बच्चे खेलते नहीं हैं, ना रेत में जाते हैं, ना कहीं बाहर जाते हैं, ना खेतों में, यानी कहीं भी नहीं, घूमने भी नहीं, सारा दिन फ़ोन मोबाइल टीवी है ना, शिक्षा से कहाँ जुड़े। पहले बच्चे छुट्टी होने के बाद भी स्कूल में खेलने चले जाते थे, तो वो क्या था, उनका विकास होता था। उनको बचपन के अंदर उसको छेड़छाड़ी ना करो, लेकिन ऐसा वर्तमान में हो जा रहा है और बचपन खोता जा रहा है। बच्चों का जो बचपन है ना, वो आजकल नहीं रहा जो पहले था। और ये कह रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी कह रहे हैं कि सभ्यता पर करने की बच्चा जिस तरह से जो भी हरकतें कर रहा है उसे करने दो, उसे जो कर रहा है करने दो। NCF 2005 में कुल 5 अध्याय हैं। पहला है परिप्रेक्ष्य, फिर सीखना व ज्ञान, फिर विषय वस्तु आंकलन और विद्यालय एवं वातावरण और व्यवस्थागत सुधार। ये 5 जो याद रखना इसके अध्याय। लेकिन अध्यायों से प्रश्न अभी तक आया होगा तो नहीं, परिप्रेक्ष्य से आया एक प्रश्न, 1-2 बार आया जब मैं पूरे एग्जाम के प्रश्न पढ़ाऊंगी। लेकिन इनकी जो सिद्धांत हैं, सोपान हैं, इनके अध्यक्ष हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न आया ही आया है। अब वीडियो एंड होने को आएगा और सूरज निकल आएगा, देख लेना। NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न 2022 में आ चुका है। ज्ञान को स्कूल के बाहर जीवन से जोड़ना, पढ़ाई रटन प्रणाली से मुक्त हो, रटना नहीं, देख के समझ के सीखना है। इस तरह से स्कूल ज्ञान तो है ही है, बाहरी जीवन से भी जोड़ना। जिस तरह आप घर पे जा रहे हो तो माता पिता के पैर छुओ, बड़ों का सम्मान करो, किसी के सामने मत बोलो, है ना, कुछ दयाभान वगैरह, पर्यावरण संबंधी देख लो, सार्वजनिक स्थानों से संबंधी देख लो। जिस तरह नीति निर्देशक तत्व हमें जो कहते हैं ना, उस तरह से पाठ्यचर्या का इस तरह संवर्धन हो कि बच्चों की चहुमुखी विकास हो और अवसर मुहैया करवाए, बजाय इसके कि वह पाठ्य पुस्तक केंद्रित बनकर रह जाए, वो किताबी कीड़ा बन के ना रह जाए। उनको चारों तरफ का ज्ञान होना चाहिए। देश में क्या हो रहा है, कौन सी वैकेंसी आई है, किस तरह से हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, इनकी चहुमुखी विकास हो उसका। परीक्षा की अपेक्षाकृत अधिक लचीला बनाकर और कक्षा की गतिविधियों से भी जोड़ना है उनको। एक ऐसी अधिभावी पहचान या विकास जिसमें प्रजातांत्रिक राज्य व्यवस्था के अंतर्गत राष्ट्रीय चिंताएं समाहित हो, देश के हित में भी वो सोचे, बच्चा राष्ट्र हित में के लिए भी कुछ कार्य करे, उस तरह से उनका विकास करना है। NCF 2005 ज्ञान प्राप्त हेतु विद्यालय विषयों के अंतः संबंधों की प्रधानता को भी स्वीकार करता है। सामाजिक विज्ञान से संबंधित ज्ञान मीमांसा में परिवर्तन क्या है, यहाँ से भी प्रश्न एक आया था। उपयोग राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के मुद्दों के साथ साथ स्थानीय मुद्दों को भी रचनात्मक रूप से प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अभी मैं आपको MCQ कराऊंगी ना, आपको समझ में आएगा कि प्रश्न कैसे आते हैं। उपयोगितावाद के स्थान पर समतावाद को बढ़ावा देना, सामाजिक न्याय की प्राप्ति हेतु सामाजिक मुद्दों का समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित करना, और पाठ्य पुस्तक को बंद बॉक्स नहीं समझकर गतिशील दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया जाए। एक यहाँ से भी प्रश्न आया था, नागरिक शास्त्र के स्थान पर राजनीतिक शास्त्र को विषय के रूप में मान्यता प्रदान की जाए, क्योंकि नागरिक शास्त्र आज्ञाकारिता का व निष्ठा के दृष्टिकोण को विकसित करता है। यह एक कुत्सित औपनिवेशिक सोच को बढ़ावा देता है। कुठित औपनिवेशिक हर एक कुछ अलग शंकाएं वगैरह होता है, चिंतन की जो भी सोच को बढ़ावा देता है, जबकि राजनीतिक शास्त्र समानता, अधिकार, दायित्व, लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में दृष्टिकोण विकसित करता है। तो नागरिक शास्त्र है ना, वो आपको यानी कि नेगेटिविटी देता है, यहाँ पॉजिटिविटी मिलेगी राजनीतिक विज्ञान में, और नागरिक शास्त्र में आपको नेगेटिविटी मिलेगी लगभग। तो आप उसके साथ जोड़ना। ये प्रश्न आया हुआ 2022 में। NCF 2005 से संबंधित सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए आधार पत्र में राष्ट्रीय फोकस समूह के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर गोपाल गुरु, JNU के प्रोफेसर, और NCF 2005 में 22 भाषाओं को प्रकाशित तथा 17 राज्यों पर लागू हुए। कहते हैं ना 17 राज्यों पर। ये यूनिट तो पूरी हो गई, लेकिन अंधेरा अभी भी
कायम है शक्तिमान वाला, क्योंकि अभी तक भी सूरज नहीं आया है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैंने कहा एक टॉपिक जल्दी से मैं करवाऊंगी, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक, शिक्षक के व्यावसायिक गुण, शिक्षक के गुण, व्यक्तिगत गुण, संबंध स्थापित गुण, जितने भी होंगे आराम से नेक्स्ट पार्ट में एक यूनिट में पूरा करूंगी। जिस तरह से आज मैंने पाठ्यचर्या और एनसीएफ दोनों को पूरा किया है। अभी एमसीक्यू करते हैं। शिक्षण वीडियो की एमसीक्यू वही करवाऊंगी। सामाजिक अध्ययन कार्यक्रम को अतीत, वर्तमान, उभरते भविष्य में मनुष्य तथा उसके सामाजिक और भौतिक पर्यावरण के साथ अंतक्रिया के अध्ययन के रूप में परिभाषित किया। यह परिभाषा किसने दी थी? जॉन यू माइकेलिस ने दी थी। किसने दी? जॉन यू माइकेलिस ने दी थी। इसको देखो, तो जॉन यू माइकेलिस का जन्म 20 अगस्त 1912 को अमेरिका में हुआ और इनके द्वारा सोशल स्टडीज फॉर चिल्ड्रन नामक पुस्तक की रचना की गई। एनसीएफ 2005 द्वारा नागरिक शास्त्र के स्थान पर किसी शब्द को प्रयोग करने का प्रस्ताव, किस शब्द को प्रयोग करने का प्रस्ताव किया था? ये राजनीतिक विज्ञान को किया था, अभी मैंने पढ़ा। और ये प्रश्न 2022 में आया हुआ है, सॉरी 22 में नहीं, 2019 में आया हुआ है। ये देख सकते हो 19 का पेपर है, मैं 19 का पेपर हल करा रही, जो 3 जुलाई 2019 को हुआ था। इसकी व्याख्या एनसीएफ 2000 यशपाल द्वारा निर्मित शैक्षिक प्रणाली जो छात्रों को अधिगम के मानदंड करती है, यह हमारे देश की शिक्षा मौलिक और भौतिक संरचना का निर्माण करता है। राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान का एक विषय है जो कानून, नियम, संस्कृतियाँ, संविधान, प्रशासन आदि को नागरिक शास्त्र के विषयों से संबंधित है। E.J. सिम्पस द्वारा दिए गए शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण निम्न में से किस पक्ष से संबंधित है? तो ये है मनोक्रियात्मक। सिम्पस ने क्रियात्मकता के रूप में दिए थे। ब्लूम के टेक्स्ट उद्देश्य जैसे क्रियात्मक, भावात्मक और ज्ञानात्मक 3 प्रकार थे। और आगे पढ़ते हम, थोड़ा सा पूरा देख ले। मनोक्रियात्मक यानी कि चालन गतिविधि को निर्देशित करने के लिए संवेदी संकेतों का उपयोग करने की क्षमता। यह संवेदी उद्दीपन से लेकर संकेत चयन के माध्यम से अंतरण तक है। इसमें ब्लूम का संज्ञानात्मक तत्वों का भावात्मक और सिम्पस का मनोक्रियात्मक। ये सब कर्थरवाल ऐसा कुछ नाम था, ये गलत नाम है। ब्लूम का संज्ञानात्मक है, भावात्मक और कर्तकों का, और सिम्पस का है मनोक्रियात्मक। ये 3 दिए थे प्रकार। तो इसके अंदर सिम्पस का जो मनोक्रियात्मक, ये इसकी विशेषता है। माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान हेतु किस कथन की अनुशंसा एनसीएफ 2005 द्वारा नहीं की गई? माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान है, देखो विद्यार्थी के राष्ट्र की सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों की गहरा समझ बनाने के प्रयास किए जाने चाहिए, ये भी सही है। विश्व के इतिहास के स्थान पर केवल भारत के समृद्ध एवं विविध अतीत को पढ़ा, नहीं भारत का नहीं, विश्व का इतिहास जब हम पढ़ रहे हैं तो जिसके अंदर हम आगे और पढ़ेंगे, क्या फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, अमेरिका की क्रांति पढ़ेंगे, राष्ट्र संघ पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ पढ़ेंगे, तो केवल भारत का थोड़ी ना पढ़ेंगे, पूरा पढ़ेंगे। विश्व इतिहास में जब फर्स्ट ग्रेड हम एग्जाम भी देते हैं वहाँ भी पढ़ते, तो ये गलत हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण के प्रति आलोचनात्मक परख विकसित करने हेतु भूगोल पढ़ाया जाता है, ये भी सही है। पर्यावरण का आलोचना, पर्यावरण के कुछ अच्छे भी है तो कुछ गलत भी डिसीजन है, गलत भी तरीके, जैसे कि हम देखेंगे कहीं कहीं रेगिस्तान देखेंगे तो कहीं कहीं झरने नदियाँ भी देखेंगे, कहीं कहीं प्राकृतिक बहुत सारी झाड़ियाँ देखेंगे, जंगल देखेंगे, तो कहीं कहीं आवासीय स्थान भी देखेंगे। तो दोनों का नगरीय क्षेत्रों का जो आलोचनात्मक भी वर्णन होगा, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण ये नगरों का विकास हुआ, तो ये क्या आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होगा? भूगोल पढ़ाएंगे तभी होगा। और आलोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित, आप अगर पॉजिटिव हो तो नेगेटिव भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी जाके हमारी सोच बड़ी विकसित होती है। राजनीतिक विज्ञान को भारतीय संविधान के दार्शनिक आधार पर ध्यान दिया जाना चाहिए। हाँ, राजनीतिक विज्ञान को भारतीय संविधान को और ध्यान देना बहुत अनिवार्य है, तभी तो हमें समझ में आएगा कि पॉलिटी है क्या। जब संविधान पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे, धाराएं पढ़ेंगे, अनुसूचियाँ पढ़ेंगे, तभी। किसी संप्रत्यय को विशेष करने की योग्यता का विशिष्टीकरण संज्ञानात्मक पक्ष कौन से घटक के अंतर्गत आता है? ये संज्ञानात्मक पक्ष आया। और यहाँ आएगा अवबोध। क्यों अवबोध किस लिए आएगा? क्योंकि संप्रत्यय है, संप्रत्यय को विवेचित करने की योग्यता। आप किसी को देख के योग उस पर अनुमान वगैरह लगा रहे हो, देखिए BM ब्लूस का है। BM ब्लूम के द्वारा अधिगम के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र अधिगम 3 अन्य क्षेत्रों में बांटा गया जो ज्ञान के विचारों और अवबोध को संबोधित करता है। ज्ञान संज्ञानात्मक विकास के 3 घटक, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इनका क्रम याद रखना, परीक्षा में पूछा गया है और आज आगे भी आ सकता है, क्योंकि शिक्षण वीडियो के MCQ रिपीट होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी योजना कक्षा में व्यवहारिक रूप को निष्पादित गतिविधियों की एक लिखित रूप है? तो यह दैनिक पाठ योजना। अब हम पाठ योजना पढ़ाएंगे तो पूरा पढ़ाएंगे, मैंने कहा 2-3 यूनिट है जो जल्दी जल्दी कर लेंगे हम। शैक्षणिक योजना मूल रूप से 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, जिनमें दैनिक योजना, मासिक योजना, वार्षिक योजना सम्मिलित है। इसमें किसी विशेष विषय और उसके चरणों का विवरण होता है। यह एक छोटी प्रक्रिया जो किसी पाठ पर आधारित है। जो दैनिक पाठ योजना है ना, छोटी प्रक्रिया है और उस किसी एक
पाठ पर आधारित होती हैं। उसके बाद एक और आगे देखेंगे, एक शिक्षण व्यू रचना जिसमें ग्राफिकल उपकरणों का उपयोग विद्यार्थियों को किसी विषय के ज्ञान को व्यवस्थित और निरूपित करने में सहायता देने के लिए किया जाता है कहलाती है, क्या कहलाती है? संकल्पना मानचित्र कहलाती है। क्या कहलाती है? संकल्पना मानचित्र। शिक्षण के दौरान शिक्षकों द्वारा उपयोग की जाने वाली तकनीक, प्रक्रियाओं, विधियों को शिक्षण रणनीतियाँ कहा जाता है। जब हम पढ़ा रहे हैं ना, जिस तरह मैं पढ़ा रही हूँ, फोन का यूज है, नेट का यूज है, बुक्स का यूज है, MCQ का यूज है, पेन का यूज है, माइंड का यूज है, सब हो रहा है ना, उस तरह से कहते हैं शिक्षण रणनीतियाँ। संकल्पना मानचित्र शिक्षण रणनीति छात्र को अधिसंज्ञान कौशल विकसित करने में मदद करती है, बड़ी मात्रा में सूचनाओं को संधारित करने में सक्षम, विषय के ज्ञान को व्यवस्थित करने, प्रस्तुत करने, ग्राफिकल टूल के रूप में प्रयोग करने में काम आती हैं संकल्पना मानचित्र या शिक्षण के दौरान जो व्यू रचनाएं होती हैं वो। और 10% से लगा के 20% तक करेंगे कल, क्योंकि वीडियो इतना बड़ा हो गया, हमारी यूनिट पूरी हो गई, यही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। सुबह कौन सा बनाऊं, क्योंकि या तो व्यवहारवाद, उत्तर व्यवहारवाद या लोक प्रशासन और दर्शन शास्त्र तो मैंने बनाए हुए तो हैं, लेकिन अभी कर्म से सब चल रहे हैं तो उसका कर्म से नहीं है, कभी कौन सा वीडियो बना लिया, कभी कौन सा वीडियो बना लिया। अभी देखेंगे सुबह जो होगा, या व्यवहारवाद उत्तर व्यवहारवाद का बनाऊंगी या बनाऊंगी लोक प्रशासन की जो विचारधाराएं हैं, तीसरी यूनिट हैं या दूसरी यूनिट।